क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो जाते अच्छी उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार साथियों, मैं अभी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर चल रही हैं। और ये कोई 3 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है, ये लगभग 3 से 4 महीने का लगातार आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। बहुत जल्दी आपको रीजनिंग और इंग्लिश की भी क्लासेस मेरे चैनल पर देखेंगी, धमाकेदार देखेंगी। और जीएस तो मैं खुद ही पर्सनल कुछ जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट कंटेंट है, वो खुद ही मैं बताऊंगा आपको, और आप देखेंगे आपको बेहतर तैयारी पूरी कंप्लीट कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इसके पहले मैंने इलेक्शन वाला चैप्टर कराया है और आप देख सकते हैं बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको अगर इसकी क्वालिटी देखनी है कि ये क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन के नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने के बाद आप आफ्टर 10 डेज इनका रिवीजन करें। उसके बाद कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट करें। मेरे क्वेश्चन पढ़ाने के बाद परसेंटेज में अगर आपको दिक्कत आ रही है तब आप मुझसे कहें कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। लगभग 70% परसेंटेज हो गया है। 2 क्लास और है, आज की और कल की। आज भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। कहीं भी कोचिंग कर लें आप, कहीं भी ऑनलाइन क्लास कर लें, 1 घंटे की क्लास अगर हो रही है तो 2 से 4-5 सवाल से ज़्यादा पढ़ाता ही नहीं है कोई। 8 सवाल बस, केवल बातें होती हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, रियल फैक्ट। आपको कंटेंट कितना मिल रहा है। मेरे चेहरे पर उतनी लाइट नहीं आ रही होगी, कोई कारण है, किसी कारण बस, तो मैं बोर्ड पे पूरा फोकस रहता है कि जो बोर्ड है उस पर आपको समझ में आए। और मैं प्रतिदिन अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरी पहली क्लास और आज 6वीं क्लास में देखेंगे काफ़ी अंतर रहेगा आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोग प्यार बनाए रखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चीज़ को ध्यान से देखें। परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूँगा। शून्य से शिखर तक मेरा चैप्टर रहते हैं। मैं हमेशा से यही कहा हूँ, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक बताता हूँ। मुझे और लोगों से नहीं मतलब है। अगर 10 लड़के भी मुझसे पढ़ के कुछ कर ले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, फिर 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में कितना % का परिवर्तन हुआ। इन सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो वो वाला तरीका अपनाओ जो मैंने बताया था, जो सबसे पहली क्लास में बताया होगा मैंने। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है उसमें 10% इंक्रीमेंट कर दिया, बर्थ में उसके 20% कम कर दिया ब्रेथ में, तो उसकी जो टोटल एरिया है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर इनकम में क्या किया, प्लस 20% इंक्रीमेंट किया और उसमें फिर कितना कम किया, 20% की कमी कर दी गई, तो यहाँ प्लस माइनस 20 × 20 होता है, लेकिन यहाँ प्लस कर देंगे अपॉन 100। तो इससे ये कट जाएगा। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस 400/100 आ जाएगा। यानी 4% की कमी हो जाएगी वेतन में। दूसरा तरीका इसका क्या है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो पहले क्या हुई, 5 से 6 हुई होगी, 1/5 से बड़ी। फिर 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, फिर कमी हुई है तो कितनी होगी, 5 से 4 हुई होगी। तो क्या हो गया, 25 से 24 हो गया। 25 से 24 हुआ तो क्या हुआ, 1 की कमी हुई, कितने % की कमी हुई, 1/25 × 100, यानी 4% की कमी हो गई। अगला सवाल देखते, किसी वस्तु का मूल्य 75 था, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 20% की कमी कर दी गई, वर्तमान मूल्य बताइए। 2 तरीके से सवाल है। एक तरीका तो सेम इसी तरीके से है कि अगर मान लो 20% की वृद्धि हुई तो 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू होती 20% की, यानी 5 से 6 पहले वृद्धि की गई, यहाँ वृद्धि हुई थी, यहाँ कमी हुई थी। अब कमी कर दो 1/5 की, 20% की, यानी 5 से 4 हो गया, यानी 25 से 24 हो गया। अब इसमें 25 की वैल्यू दी है 75, यानी कितने गुना, 3 गुना ज़्यादा। तो 24 की पूछिए, 3 गुना ज़्यादा कर दो, 72 आंसर आ जाएगा। ये वर्तमान वैल्यू है, ये पहले की वैल्यू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो तो 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, वस्तु का मूल्य बताइए। देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। किसकी वृद्धि हो रही है, 7.5 की, तो क्या हो रहा है 15, तो x मूल्य मान लो। अगर x में 7.5% की वृद्धि की जाए, 7.5 को लिख सकते हैं 7 7.5 तो कितना आता है, 15 आता है।
दशमलव काट दो, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 3 से 5 बार काट दो, यानी x बराबर 200 आ जाएगा। तो वस्तु का मूल्य कितना था? 200 था। 3 सवाल बता दिए इतनी आसानी तरीके से। सेम इसी तरीके से सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये परीक्षा से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं और ये बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर, ऐसे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसएससी की परीक्षा हो, कुछ भी परीक्षा हो, जरूर आते हैं। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार है उसे 40% अंक प्राप्त होते हुए 10 अंक अधिक लाता है पास होने से। तो आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है और पूरा अंक क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 30% अंक लाए तो मानो x का 30% मान लो, ठीक है। अगर वो 5 अंक जोड़ दें उसमें तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, 40% अंक लाए, अगर वो 10 नंबर ज़्यादा लाता है तो 10 नंबर इससे कम कर दो। तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए, ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए, दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर कर देंगे। तो 40 में से 30 गए, यहाँ आ जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 15 परसेंटेज में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15/10। यहाँ अगर परसेंटेज को हम हटा देंगे मान लो तो 100 आ जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी 150 आ जाएगा पूर्णांक। तो x जो है ना, ये टोटल पूर्णांक है, टोटल नंबर। अब उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, तो चाहे x की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। x की वैल्यू 30 में रखेंगे तो 150 गुणा 30/100 प्लस 5, 0 0 0 0, 15 थी 45, 5 50, 45 प्लस 5, यानी न्यूनतम अंक चाहिए 50, न्यूनतम अंक 50 चाहिए। और भी एग्जाम्पल कराता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण 17% रहे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण क्या थे? इस सवाल के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, उसको हमेशा अप्लाई करें, आप कभी भी सवाल गलत नहीं करेंगे। एक चीज़ लिखें आप, यहाँ पे लिखें दोनों विषयों, यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण परसेंटेज बराबर। पहले विषय में उत्तीर्ण प्लस दूसरे विषय में उत्तीर्ण प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण -100। ये जो फॉर्मूला है कहीं कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। ये इतना आसान तरीका है इन सवालों को करने का, इसकी बहुत तरीके हैं। मैं वो चीज़ें बताऊंगा आपको जो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। पेपर में अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोनों विषय में उत्तीर्ण निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको x मान लो x सहूलियत के लिए। तो पहले विषय में उत्तीर्ण कितने हैं? तो परीक्षा में 52% अंग्रेजी अनुत्तीर्ण रहे। तो 52% अगर अनुत्तीर्ण रहे, इनको ऐसे भी कर सकते हैं, सवाल को पहले लिख लिया करें। इंग्लिश है, इसमें क्या लिखा? अनुत्तीर्ण, तो इंग्लिश पे माइनस कर दो, कितने परसेंट? 52%। मैथ है, मैथ में अनुत्तीर्ण है तो कितने परसेंट है? 42%। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे इंग्लिश में?
48%। और मैथ में कितने होंगे? 58%। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण इतना तो पता चल जाएगा ना। जो पास हैं, अगर 52 फेल हैं तो पास कितने होंगे? 48%। सेम इसी तरीके से कर देंगे। तो इसमें क्या चाहिए? पहले विषय में, मतलब पहला विषय क्या है? इंग्लिश। दूसरा विषय क्या है? मैथ। ये क्या है? इंग्लिश और मैथ दोनों। अब क्या लिखा है? पहले विषय में उत्तीर्ण, मतलब पहले विषय में उत्तीर्ण कितने परसेंट है? 48%। दूसरे विषय में 58%। प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो ये तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण दिए ही है, तो इसको डायरेक्ट ले लो 17%। -100। 8 8 16 7 23, 3 5 8 4 12, यानी 23% कैंडिडेट हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। इससे सरल कुछ हो नहीं सकता है इन सवालों में। दुनिया भर के सवाल कर लेंगे। अब सवाल की लैंग्वेज कैसे बदलेगी? यहाँ अनुत्तीर्ण अगर अंग्रेजी का लिखा तो यहाँ कुछ और लिख देंगे, वहाँ कुछ और लिख देंगे, सब कुछ मिला के ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। या फिर उसमें उत्तीर्ण ही लिख देंगे, मतलब पास लिख देंगे। अभी फेल लिखेंगे, पास लिख देंगे। तो आपको 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी निकालनी होगी। हमेशा यही होता है इस क्वेश्चन में। एक सवाल आपके लिए इतना इनफ है कि अगर आप इसी को समझ लें ध्यान से कि दोनों विषयों में निकालना हो, क्या पता कई सवाल में ये दिया रहता है वो निकालना होता है, या फिर ये दिया है वो दिया है ये निकालना है, ये दिया वो दिया ये निकालना, कुछ भी दिया हो सकता है। 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी निकालनी है। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, पेपर में देखें सवाल ऐसे आते हैं, तब आप हमें याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पिछले जैसा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया मैंने। अब आप उसमें देख सकते हैं कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी पॉलिटी में पास हुए, उसमें फेल था। 60% हिस्ट्री में पास हुए तथा 40% दोनों सब्जेक्ट में। यानी पॉलिटी का प्लस कितना परसेंट है? 65%। हिस्ट्री में कितने परसेंट पास हुए? 60%। और पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में कितने पास हुए? 40%। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि दोनों में पास बराबर पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास प्लस दोनों में फेल। -100 ये बताए थे। मैंने क्या कहा था? कोई भी 2-3 चीजें दी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें ये दे दिया तो ये 100 इस साइड आ जाएगा तो 140 आ जाएगा, और -65 और 60 125 बराबर दोनों में फेल। यानी कितना आ जाएगा? ये 25 15 बराबर दोनों में फेल। सवाल तो आपका यही हो गया। अब उसमें लिखा है यदि 90 विद्यार्थी दोनों में फेल है तो 15 की वैल्यू कितनी है? 90 है। 15 की वैल्यू 90 है तो 1 की 90/15 और 100 पे निकालते हमेशा इंटू 100, यानी 15 छक्का 90, यानी 600 टोटल स्टूडेंट थे उस परीक्षा में। इतना सिंपल सहज तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 6वीं क्लास है ये, आप हमारे कॉन्सेप्ट का तरीका सीखें कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखें। सवाल अगर समझ में ना आए तो रट लो। जो कहता है रटना बुरी चीज़ है, मैं कहता हूँ रटनी अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है ये दिमाग खाली है, पहले रट के उसको भरो तब समझोगे। एक खोखले डब्बे में कुछ चीज़ें भरी हैं नहीं हैं, पहले उसको भरो, जब भर जाएगा तब आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार क्या बवाल है यार ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय 2 लाख बढ़ गई है, लेकिन उस आय पर टैक्स जितना उसे भुगतान करना था 20% से 16% तक कम हो गया है।
अब पहले की तरह कर का भुगतान करता है तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। अब आप सोचेंगे यार ये सवाल, ये तो साला बुद्धि खराब कर रहा है आप लोगों की। कोई दिक्कत नहीं है, पहले की आय ए मान लो, इसको बी मान लो। अब उसमें क्या लिखा, 20% से 16% कम हो रहा। पहले 20% था, फिर 16% हुआ। कितने परसेंट बढ़ी थी यार, 2 लाख बढ़ी थी ना। तो ए अपॉन बी निकाल लो, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 4 से 5। यानी पहले 4 थी, 5 बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। 1 की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। पूछा क्या है, उसकी बढ़ी हुई है, 5 की वैल्यू पूछिए, इंटू 2 का गुणा कर दो, 10 लाख। 45 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ऐसे सवाल कौन बताएगा आपको, कोई बताएगा। आत्म मंथन करें आप लोग बैठ के एक बार, और सोचिए और विचार कीजिए कि आपको जो तरीके बताए जा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके बताए जा रहे हैं। पेपर में इतना ही सॉल्यूशन करना पड़ता है, पूरी रामायण नहीं लिखनी पड़ती है। हम उसी तरीके से बता रहे हैं जैसा पेपर में आएगा। मैं बार बार यही आपको कह रहा हूँ, मैं एक एस्पायरेंट तरीके से बताता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, सेम क्वेश्चन मात्र डिजिट चेंज है। इसको कैसे करेंगे, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए बढ़ी, लेकिन उसकी आय पर टैक्स जितना उसे भुगतान करना है 12% से 10% तक हो गया। अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। यानी पहले ए थी, बी हुई। पहले कितना टैक्स देता था, 12, अब कितना देता है, 10। कितने परसेंट बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1.2 लाख बढ़ा है बी का। तो क्या हम ए अपॉन बी निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 10/12। यानी पहले 5 थी, अब 6 हो गई। कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। 1 की वैल्यू कितनी है, 1.2। निकालना क्या है, उसकी बढ़ी हुई है। 6 की वैल्यू निकालनी है, गुणित 1.2 कर दो, 72 लाख, मतलब 7.2 लाख। कुछ नहीं है सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, ये भी क्वेश्चन सेम पिछले तरीके से, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। इसमें क्या करना है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ी, लेकिन उस आय पर टैक्स जितना उसे भुगतान करना था 12% से 10% कम हो गया है। अब पहले की तरह ही कर का भुगतान कर रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए अधिक आय कर दे रहा है। उसकी बढ़ी हुई आय निकालिए। मैं क्या करता था, यहाँ ए लिखता था, यहाँ बी लिखता था, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कम हुई, 12। यहाँ 12% था, यहाँ 10% था। अब एक चीज याद रखिए, ये 5 लाख बड़ा है ना, 5 लाख, तो इसमें ना 4 लाख और 1 लाख तो इनकम टैक्स है, ये वाला। तो आप ए अपॉन बी निकालेंगे जब, तो 5/6 आएगा। यानी इनका अंतर क्या है, 1 की वैल्यू ये 5 ना होके यहाँ 4 रहेगी, क्योंकि 1 लाख इनकम टैक्स शामिल है। 1 की वैल्यू 4 है, तो 6 की वैल्यू निकालनी थी, 24 लाख। अब क्या लिखा, उसकी बढ़ी हुई है 24 लाख, तो ये है, प्लस 1 लाख ये जोड़ना पड़ेगा, 25 लाख टोटल। एक सवाल और कराते इसी तरीके से, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तरीका याद करें, इस चीज़ को नहीं आ रहा समझ में तो रट लें, समझे इस चीज़ को, क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। दोबारा अगला क्वेश्चन करते हैं, शायद उसमें समझ जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पिछले जैसा है। हमें लगता है किसी को समझ में ना आया होगा, तो इसको समझ लें। इसमें बस जो इनकम है वो चेंज हुई है, 4.3 लाख बढ़ी है, और टैक्स 16% से 10% हुआ है। यानी ए और बी की जो वैल्यू है, यहाँ 16% था, यहाँ 10% हुआ है। यानी ए अपॉन बी का जो रेशियो है ना, वो आएगा आपका 10/16। मतलब इसको मैं करता कैसा हूँ, 16A = 10B, इस तरीके से। तो यानी 5/8 यानी 3। अब मैं क्या बताया था, ये 4.3 लाख बढ़ी, ये बढ़ी है 3.3 प्लस 1 लाख जो इनकम टैक्स है इसका, IT। तो ये 3.3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1, 8 की 8.8 प्लस 1 लाख इसमें जोड़ देंगे, तो 9.8 लाख रुपए बढ़ी इनकम। जल्दी जल्दी हो गया होगा सवाल, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।
मैंने क्या कहा, अब सवालों में 1 लाख इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो 4.3 जो टोटल बढ़ रहा था उससे इनकम टैक्स कम कर दिया, 3.3 बढ़ा टोटल। तो 5 से 8 में टैक्स ही टैक्स तो देना है, 10 से कितने % कम हुआ, 5 से 8, 3 की वैल्यू 3.3, 1 की वैल्यू 1.1 है, 8 की वैल्यू 8.8 है, प्लस 1 लाख जो इनकम टैक्स मैंने पिछले सवाल में जोड़ा था तो इसमें जोड़ दिया, 9.8 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है और दूसरे ग्राहक को आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। इसी प्रकार से 4 लोगों को बेचता है, ग्राहकों को। उसके पास 7 सेब बचते हैं तो उसके पास कितने सेब थे। ये सवाल आराम से परीक्षा में आएगा और आप लोगों के हक्के बक्के उड़ जाएंगे। इस सवाल को करने का तरीका देखिए आप। कितनी बार प्रक्रिया हुई, 4 बार हुई, तो यहाँ लिखेंगे 4 बार प्रक्रिया, यहाँ लिखेंगे 3 बार प्रक्रिया, यहाँ लिखेंगे 2 बार प्रक्रिया, यहाँ लिखेंगे 1 बार प्रक्रिया। अब अंत में उसके पास कितने सेव बचे, 7 सेव बचे, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 2 धन 1 यानी 15। दूसरी बार प्रक्रिया में 15 गुणे 2 धन 1, यहाँ लिखेंगे 31। तीसरी बार में 31 गुणे 2 धन 1, यहाँ लिखेंगे 63। यहाँ 63 गुणे 2 धन 1, यहाँ लिखेंगे 127। अब पूछा उसने क्या है कि उस कितने सेब थे उसके पास पहले, तो 127 सेब थे आंसर। अगर मान लो सेम सवाल होता और वहाँ यहाँ पर 7 सेब बचे ना, यहाँ 5 सेब बचते, तब क्या लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरीके से इसमें अपनाएंगे। पहली प्रक्रिया में 5 सेब बचे तो पहली में क्या होता, 5 गुणे 2 धन 1 11। दूसरे में क्या होता, 11 गुणे 2 धन 1 23। तीसरे में क्या होता, 23 गुणे 2 धन 1 47 और 47 गुणे 2 धन 1 95। ये चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली। अगर मान लो सेम सवाल होता और उसमें मात्र ये लिखा होता, चौथे ग्राहक को क्रमशः नहीं लिखा होता, केवल यहाँ लिखा होता, ये हटा के हुए और अंतिम लिखा होता, तब क्या होता, तब ये होता पहला, दूसरा, तीसरा ग्राहक। पहले ग्राहक को अंतिम कितने से वो बच रहे, 5 बच रहे हैं ना, तो 5 गुणे 2 धन 1, 5 दूनी 10 2 1 11, 11 गुणे 2 धन 1, 11 दूनी 22 1 23, 23 गुणे 2 धन 1, 23 दूनी 46 1 47। मतलब कितनी बार प्रक्रिया हो रही यहाँ वो लिखना है और लास्ट में कितना सेव बचता है वो लिखना है। सवाल आपका खत्म। जब कितने सेव बच रहे थे लास्ट में, 7 सेव, तब ये आंसर था। जब 5 सेव बच रहे तब ये आंसर है। जब 5 सेव बच रहा है, जब 3 बार प्रक्रिया हो रही, ये 3 बार प्रक्रिया हो रही, ये 4 बार प्रक्रिया हो रही, ये 4 बार प्रक्रिया हो रही। इतने में तो आपको समझ में आ गया हो, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, बुखार के कारण रमेश की क्षमता 40% कम हो गई है, अतः वह कार्य करने में 12 दिन अधिक समय लगाता है। यदि अगले दिन वह प्रारंभिक क्षमता के 50% पर कार्य करे तो वह कार्य कितने दिन में करेगा। पहले क्षमता 40% कम कर दो इसकी, तो यानी 2/5। पहले की क्षमता 5 थी, फिर 2 कम हो गई, यानी 5 की क्षमता से वह 1 दिन में काम कर रहा था। अब 2 कम हो गई, 3 की क्षमता से कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन अधिक लग रहे हैं, तो x + 12 दिन में कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x में से 3x गए, 2x बराबर 36, x बराबर 18 दिन आएगी, यानी x की वैल्यू 18 दिन आ गई। तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 गुणित 5 कर दो, 90 दिन में। वो क्षमता कितनी होगी, पहले 5 की क्षमता से कर रहा था, अब 50% कम की क्षमता कर दी, यानी 5/2 की क्षमता से, यानी 180/5, यानी 36 दिन
36 दिन लगेंगे उसको, अगर वो आधी क्षमता से काम करे। 40% क्षमता कम होगी तो यानी 2/5, कुल क्षमता कितनी थी 5, कितने दिन में कर रहा है x दिन में। 2 कम होगी बच्ची कितनी 3, क्षमता कितने दिन में कर रहा है x + 12 दिन में। तो x की वैल्यू 18 दिन आएगी, तो कुल कितने दिन में कर रहा था 90 दिन में। अब उसमें ये लिखा कि 50% कम काम करे, तो 5 की क्षमता से 90 दिन में कर रहा था, 5/2 की क्षमता से 90 दिन में करेगा तो 36 दिन में काम करेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आज का लिए बस इतना ही। मुझे लग रहा है कठिन सवाल हो गए काफ़ी सारे और आप लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी। बाकी कल लास्ट क्लास रहेगी, कल मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा परसेंटेज का और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी इस कल की बाद वाली, परसों यानी, वो उसकी होगी। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अगर मेरी मेहनत आपको 1% पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।